डे 4 भारत का संवैधानिक विकास। अगर हम भारत के संवैधानिक विकास की बात करें तो सबसे पहले आ जाए चार्टर एक्ट 1600 ईस्वी का राजलेख। चार्टर एक्ट 1600 ईस्वी के राजलेख में एक चीज़ ध्यान रखना है, चार्टर एक्ट 1600 ईस्वी का राजलेख में एक चीज़ ध्यान रखना है, तब ब्रिटेन की राजधानी को रहे ब्रिटेन की महारानी, ब्रिटेन की राजधानी नहीं, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करके 16 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करके उसके पूर्वी देशों में व्यापार करने के को अधिकार प्रदान कर दिया कि भैया 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी ने कितने निवेशक 217 निवेशकों के साथ या पूर्वी देशों में व्यापार करने का एक अधिकार मिलेगा कि भाई जाओ और पूर्वी देशों में अधिकार करो। और यो अधिकार जो मिला है ये का ख़त्म अगर कह दी जाए कि कौन एक्ट दिभा है तो ध्यान रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार का अगर हम कह दें कि बताओ ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का हम ख़त्म कौने एक्ट से कर दिया, अब तो हम 1858 के एक्ट से जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पूर्वी देशों में व्यापार का अधिकार है वो 1858 के एक्ट से खत्म हो जाए। आगे पता चली ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी कब हुआ तो 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी में टोटल 217 निवेशकों के साथ 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करके उसके पूर्वी देशों में व्यापार के अधिकार को प्रदान कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार को खत्म कब कर दिया गया 1858 के एक्ट से, और ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम 1833 में होगा ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जब 1600 ईस्वी में यहाँ भय रहे तो एक अध्यक्ष को रहे, ये कि पहले अध्यक्ष रहे मेयर, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का 1600 में नाम रहे द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ एडवेंचरस के नाम से ये का जाना जाता है। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज। ईस्ट इंडिया कंपनी का पुराना नाम का है जब इसकी स्थापना भय रहे तो द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज एक नाम रहे। अब ईस्ट इंडिया इसे ही मर्चेंट ऑफ एडवेंचरस के नाम से भी जाना जाता था। इसकी शक्तियाँ 1858 के एक्ट से क्या कर दी गई, खत्म कर दी गई। कब जब 1858 के एक्ट से ख़त्म कर दी गई, 1874 में इसे पूर्णतया बंद कर दिया गया। 1874 में इस ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर देगा, पूर्णतया बंद कर देगा कि भैया अब ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतया बंद कर दो। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में अकबर का शासनकाल था। अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 तक 49 वर्ष अकबर का शासनकाल है, 1556 से 1605 तक। ईस्ट इंडिया कंपनी का के शासन का नारा का रहा है भूभाग नहीं सिर्फ व्यापार, भूभाग नहीं सिर्फ व्यापार। और यहाँ आके भूभाग व्यापार तो जऊँ तऊँ किहिन और भूभाग लेके चले गए, इतने हरामी रहे। अब हम कह रहे हैं कि क्वीन की मृत्यु कब हुई गई, क्वीन की मृत्यु हुई गई 1603 ईस्वी में। यहाँ अब आगा जेम्स सिक्स्थ आया। अब जेम्स सिक्स्थ जो आवा वो अकबर के नाम पर एक प्रार्थना पत्र लिख दी और भेज दी अपने कैप्टन हॉकिंस का, अपनी ही टीम के एक सदस्य का, अपने ही देश के एक व्यापारी के यहाँ भेज दी कैप्टन हॉकिंस का 1608 ईस्वी में। 1608 ईस्वी में हेक्टर जहाज से कहाँ पर उतरा, सूरत उतरा। हेक्टर जहाज से कहाँ पर उतरा, सूरत उतरा। ईस्ट इंडिया कंपनी में एक गवर्नर था, एक उप गवर्नर था और 24 मेंबर थे। एक गवर्नर, एक उप गवर्नर और 24 कार हैं मेंबर। अगर हम कहते हैं ब्लैक गोल्ड के कहते हैं तो ब्लैक गोल्ड कहते हैं काली मिर्च का। काली मिर्च कहाँ होती है, मलाकू द्वीप कहाँ पर, इंडोनेशिया। डच कहाँ पर सबसे पहले है, मलाकू द्वीप इंडोनेशिया। ईस्ट इंडिया कंपनी में एक गवर्नर, एक उप गवर्नर, 24 मेंबर रहे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 1 वर्ष के लिए चुना जा सकता था, यानी BOD का कितने वर्ष के लिए चुना जा सकता है भैया, 1 वर्ष के लिए। BOD का चुना जा सकता है 1 वर्ष के लिए। अगर हम कहते हैं भारत आने वाला पहला इंग्लैंड तो बता दो 1579।
1579 में यहाँ भारत आने वाला पहला अंग्रेज जो रहा स्टीफन थॉमस। भारत आने वाला पहला अंग्रेज 1579 में यहाँ स्टीफन थॉमस। दूसरा अंग्रेज यही के भैया 4 साल के बाद आगा रॉल्फ फिच। यही के 4 साल बाद को आगा रॉल्फ फिच। यही के 4 साल बाद आगा रॉल्फ फिच, यानी 1583 में भारत आने वाला पहला अंग्रेज स्टीफन थॉमस 1579 में यहाँ, रॉल्फ फिच आगा 1583 में यहाँ, यही के 4 साल के बाद। आगे आ जाओ। आगे हम कह रहे हैं कि 1600 ईस्वी में यहाँ, 1600 ईस्वी में यहाँ कहाँ पर आए? 1609 ईस्वी में यहाँ हॉकिंस कहाँ उतरा? 1609 ईस्वी में यहाँ हॉकिंस उतरा। हॉकिंस 1609 ईस्वी में यहाँ कहाँ आगा? हॉकिंस 1608 ईस्वी में आवा, लेकिन ये उतरा कहाँ पर? ये उतरा कहाँ पर? ये उतरा भाई, ये उतरा 1608 ईस्वी में हेक्टर जहाज से कहाँ पर उतरा? सूरत उतरा। 1609 ईस्वी में यहाँ आगरा आगा अकबर के पास, आगा अकबर के पास। अब यो आगरा आगा, लेकिन हॉकिंस जो अकबर से स्वीकृति लेने के लिए का रहा? असफल रहा। हॉकिंस का रहा? विफल रहा। अब पुर्तगालियों को अंग्रेजों ने कब हराया? 1612 के वार में, सुवाली वार। अब 1615 में आधिकारिक राजदूत थॉमस रो, अब 1615 में यहाँ एक आधिकारिक राजदूत थॉमस रो को बनाकर भेज दिया कहाँ पर? जहांगीर के पास। जहांगीर के पास अब भेज देंगे थॉमस रो का यहाँ कोस्टल एरिया। अब ये जहांगीर के पास गगा तो कोस्टल एरिया में कोस्टल एरिया जैसे आंध्र प्रदेश, मसूलीपट्टनम, इनमें एक व्यापार की छूट मिल गई। और कह देंगे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी धागे वस्त्र में वर्ड कितना हिस्सा? वर्ड में 1/4 का व्यापार कहाँ होता है? यहाँ पर। ईस्ट इंडिया कंपनी वेस्ट बंगाल में एक रहे औरंगजेब का मामा शाइस्ता खान। औरंगजेब का मामा को रहे शाइस्ता खान। और ईस्ट इंडिया के यहाँ जब ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ एक अधिकारी जोशुआ चाइल्ड कहाँ का? औरंगजेब के मामा शाइस्ता खान के पास। लिखा है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु। 1707 में औरंगजेब की जब मृत्यु हुई तो 1717 में फर्रुखसियर ने दस्तक जारी कर दिया। 1717 में फर्रुखसियर ने दस्तक जारी कर दिया और फर्रुखसियर 1713 से 1719 तक रहा। फर्रुखसियर ने दस्तक जारी कर दिया कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार का आदेश दे दिया। 1717 में फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार का आदेश दे दिया। अब काहे के मारे? क्योंकि फर्रुखसियर की एक बीमारी का पता को लगा क्या वर है? अध्यक्ष जॉन फेरेमन और वे के अपने साथ एक डॉक्टर लावा भैया। डॉक्टर का नाम है डॉक्टर हैमिल्टन। मुगलों का रेवेन्यू अब कम हुआ था धीरे धीरे, और मुगलों का रेवेन्यू कम होता गया। और सिराजुद्दौला ब्लैक हॉल ट्रेजिडी। सिराजुद्दौला 20 जून 1756। सिराजुद्दौला का सेनापति को रहा मीर जाफर। सिराजुद्दौला हारेगा प्लासी के युद्ध में 1757, 23 जून 1757 को। अब सिराजुद्दौला अगर यहाँ पर नहीं हारा तो अगर हम कह देंगे कि किस युद्ध को अंग्रेजी शासन की नींव कहा जाता है तो वो है प्लासी का युद्ध। 1757 के प्लासी के युद्ध को अंग्रेजी शासन की नींव कहा जाता है। अगर हम बात करें बक्सर के युद्ध की तो बक्सर के युद्ध कब है? बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 का है। 22 अक्टूबर 1764 का है। मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शाह आलम सेकंड, एक तरफ मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शाह आलम सेकंड, ये तीनों रहे। और एक तरफ रही ईस्ट इंडिया कंपनी का हेक्टर मुनरो। 1765 में दुई संधि हुई गई। 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765 में यहाँ 12 अगस्त 1765 में शाह आलम, यही कहीं यहाँ कहा जाता है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की पहली संधि 12 अगस्त 1765, दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को। बंगाल में द्वैत शासन
बंगाल में द्वैत शासन 1765 में क्लाइव ने शुरुआत कर दी। अब हम पहली बार स्टार्ट किए हैं चार्टर एक्ट 1600 का, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं चार्टर एक्ट 1726 का। तो चार्टर एक्ट 1726 में कह रहा है कि कलकत्ता बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को, कलकत्ता बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसियों के गवर्नर को कानून बनाने की शक्ति दे दी गई। कौने एक्ट से, अगर कह दी जाए कि बताओ कौने एक्ट से, किस एक्ट से कलकत्ता बम्बई मद्रास प्रेसिडेंटियों के गवर्नरों को कानून बनाने की शक्ति दे दी गई? तो 1726 का चार्टर एक्ट। 1726 का कौन सा एक्ट है? 1726 का चार्टर एक्ट के द्वारा यो शक्ति दे दी गई। अब हम बात कर रहे हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आएगा ब्रिटिश पीएम नॉर्थ की गुप्त समिति की सिफारिश पर आवा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया? ब्रिटिश पीएम नॉर्थ की गुप्त समिति की सिफारिश पर आवा। 1772 में एक गठित किया काहे के लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी के भ्रष्टाचारों पर लगाने के लिए, रोक लगाने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया है पीएम नॉर्थ के द्वारा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में यह क्या कर देंगे कि कंपनी के व्याप्त जो दोष रहे उनका दूर करने के लिए यो एक्ट लाया गया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी के व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए लाया गया। अब यह मैं कह दूंगा कि भैया बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। ओके, का बना देंगे हेस्टिंग। अगर कह देंगे किस एक्ट में कहा गया है कि बंगाल का गवर्नर जनरल होने वाला है, तो वह 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। चार्टर एक्ट 1726 का चार्टर एक्ट कहा है कि कलकत्ता बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को नियुक्त को कानून बनाने की शक्ति दे दी गई 1726 में। 1773 में ब्रिटिश पीएम नॉर्थ की गुप्त समिति की सिफारिश पर आवा। 1772 में गठित किया काहे के लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी के भ्रष्टाचारों को देखने के लिए, भ्रष्टाचारों पर लगाम लगाने के लिए। तो 1773 में एक्ट कंपनी के व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए यो लाया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल, अब बंगाल का गवर्नर जनरल होने वाला है, यो को कही हेस्टिंग। बंगाल का गवर्नर जनरल के अधीन मद्रास बम्बई के गवर्नर जनरल को बंगाल के अधीन कर देगा। कौने एक्ट में? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। और यहीं से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से यहीं से केंद्रीकृत प्रणाली का यहाँ का होगा जनक होगा, केंद्रीकृत प्रणाली का जन्म हो गया। अगर हम बात करें गवर्नर जनरल हेस्टिंग की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। गवर्नर जनरल हेस्टिंग की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। गवर्नर जनरल प्लस 4 मेंबर काउंसिल, 4 मेंबर काउंसिल रखेंगे। कितने रखेंगे? गवर्नर जनरल और प्लस 4 काउंसिल मेंबर रखेंगे। अगर 3 का मेंबर यस कर दी तो फिर यस हो जाई। लेकिन अगर दुई के बराबर स्थिति में आ गया तो गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार था। कार्यपालिका के उदय की नींव, अगर कह दी जाए कि बताओ भैया कार्यपालिका के उदय की नींव किस एक्ट को कहा जाता है, तो वह है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और यही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई। और इसमें यो कह देंगा कि यह एक अभिलेख न्यायालय होगा, यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। यह एक अभिलेख न्यायालय होगा। 1774 में पहली बार कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर देंगे। इसमें यह कह दिया गया कि यह एक अभिलेख न्यायालय होगा, यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। अब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कब कह देंगे? आर्टिकल 129 में कह देंगे कि ये एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। यानी अगर फैसला नहीं मानने पर, अगर फैसला न मानी हो तो फैसला नहीं मानने पर का मिल जाए भैया? पनिशमेंट मिल जाए। और फैसले ये के का कर देंगे? एक फैसले भैया सुरक्षित कर देंगे एज ए एविडेंस के तौर पर, यानी यही यहाँ कहा जाता है एक अभिलेख न्यायालय। और यही अभिलेख जो कलकत्ता में है सर्वोच्च न्यायालय बना है। एक मुख्य न्यायाधीश बने हैं एलिजा एम्पे।
यही के मुख्य न्यायाधीश को बने हैं एलिजा एम्पे। एलिजा एम्पे ये के मुख्य न्यायाधीश बने। तीन अन्य न्यायाधीश बने हैं। पहले न्यायाधीश का नाम है चेम्बर्स, दूसरे न्यायाधीश का नाम है लिमिस्टर्स और तीसरे न्यायाधीश का नाम है हाइड। चेम्बर्स, लिमिस्टर्स, हाइड, तीन अन्य न्यायाधीश भी बने हुए हैं और मुख्य न्यायाधीश बने हैं एलिजा एम्पे। हम अभी फिर से बता चुके हैं कि अगर कह दी जाए कि न्यायपालिका का उदय, न्यायपालिका या फिर कार्यपालिका के उदय की नींव किस आर्टिकल को कहा जाता है, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का यहाँ कहा जाता है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब यहाँ का मुख्य न्यायाधीश बने हैं कलकत्ता में, यहाँ 1775 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। मुख्य न्यायाधीश बने एलिजा एम्पे। तीन अन्य न्यायाधीश बने चेम्बर्स, लिमिस्टर्स, हाइड। कंपनी पर नियंत्रण किया गया 24 डायरेक्टर। 24 डायरेक्टर में 24 डायरेक्टर जो रखे गए वो हर 1/4 हर एक वर्ष सेवानिवृत्त हो जाएंगे, यानी उनका कार्यकाल कितना रख देंगे 4 साल में। जो कंपनी पर नियंत्रण कर देंगे 24 डायरेक्टर बनाए गए, इसमें हर 1/4 हर वर्ष का हो जाए इस सेवानिवृत्त हो जाए, यानी सेवानिवृत्त हो जाए, यानी इनका हटा दी जाएगी। अब 1000 पाउंड शेयर, 1000 पाउंड पर शेयर, अगर 1000 पाउंड है तो वही का भैया 1000 पाउंड है तो वही के पास तो वही का वोट का अधिकार दे देंगे। कर्मचारी बिना लाइसेंस के निजी व्यापार नहीं खरीद सकते हैं, निजी व्यापार नहीं कर सकते हैं, उपहार किसी से नहीं ले सकते हैं। अब 1773 की कमियों को दूर करने के लिए एक एक्ट आया है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को दूर करने के लिए एक एक्ट आया है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया है? 1781 में यहाँ आया है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1781 में कहा गया है कि गवर्नर जनरल के कार्यों में सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। 1781 में कहा गया कि गवर्नर जनरल के कार्यों में सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप नहीं किया गया, क्योंकि 1781 के यहाँ कहा गया है एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण कौन आर्टिकल में है? आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 में है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अब हम आगे बात कर रहे हैं, लिखा है 1600 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस शासक को चार्टर एक्ट दिया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के किस शासक ने चार्टर एक्ट दिया था? तो वो है एलिजाबेथ फर्स्ट। 1600 ईस्वी में यहाँ महारानी एलिजाबेथ, महारानी तो ना कहो उनका, एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। 217 निवेशक पहली बार शामिल हुए। भैया ईस्ट इंडिया कंपनी का पुराना नाम है द गवर्नर ऑफ कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का नारा रहे भूभाग नहीं व्यापार। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब था? 1599 में व्यापारियों के एक समूह द्वारा किया गया। तो भैया एकदम सही है। 1600 ईस्वी में यहाँ तो राजलेख तैयार था, 1600 ईस्वी में यहाँ राजलेख तैयार था, लेकिन दिसंबर 1599 में व्यापारियों के एक समूह के द्वारा 31 दिसंबर 1599 को व्यापारियों के एक समूह द्वारा यह का कर देंगे शुरुआत कर देंगे। अंग्रेज 1608 में सूरत में एक पहला कारखाना खोलने का फैसला किया। एकदम सही बात है भैया, एकदम सही बात है। कंपनी के शासन पर एकाधिकार को जेम्स प्रथम ने 1813 के एक्ट में समाप्त कर दिया। फिर से एक बार लिखा है कि कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को जेम्स प्रथम ने 1813 के एक्ट में समाप्त कर दिया गया। भैया कितने बार बताएं? पहली बार बताएं कि जब जेम्स प्रथम समाप्त कर दी है 1858 के एक्ट से ये का कर देंगे, 1858 के एक्ट से ये का समाप्त कर देंगे। और 1874 में ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ पूरी तरीके से नहीं का कर देंगे, बंद कर देंगे। ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत सरकार एक्ट 1858 के तहत समाप्त कर दिया गया। बस यह बात है।